नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। आज के अंक में हम 3 मार्च 2026 के पूरे 17 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक्स को एक-एक करके कवर करेंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। हम इन खबरों के पीछे के क्यों और कैसे को समझने की कोशिश करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। और चाहिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज 3 मार्च है और सबसे पहले सेगमेंट में हमारे पास महत्वपूर्ण दिवस है। पहला टॉपिक है विश्व वन्य जीव दिवस या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च की तारीख पर्यावरण के लिए बहुत खास है। कैंडिडेट्स को इसके पीछे का इतिहास समझना चाहिए। असल में इसी दिन साइट समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ये साइट्स वही समझौता है ना जो लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकता है। जी बिल्कुल, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। और परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो आजकल सीधे दिवस पूछने का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है। इसके बजाय एग्जामिनर पर्यावरण और जैव विविधता के इन टॉपिक्स को प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट या जो हाल ही में प्रोजेक्ट चीता खबरों में रहा है, उन जैसे संरक्षण कार्यक्रमों से जोड़कर सवाल बनाते हैं। बिल्कुल सही। और इसी के साथ 3 मार्च को एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है, विश्व श्रवण दिवस या वर्ल्ड हियरिंग डे। इसे WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है। देखिए, अक्सर हम हेयरिंग लॉस या सुनने की क्षमता कम होने को बहुत इग्नोर कर देते हैं। WHO का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हेयरिंग लॉस के प्रति जागरूकता फैलाई जाए और इसकी शुरुआती जांच हो सके। मतलब अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और एग्जाम पॉइंट के रूप में एस्पिरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि WHO के जो स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की तिथियां होती हैं, वो अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनती हैं। सही कहा। अब हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। और इसमें पहला नाम बहुत ही बड़ा है। 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ था। फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। जी, हम सभी उन्हें टाटा स्टील के लिए जानते हैं, लेकिन उनका योगदान शायद उससे कहीं ज्यादा व्यापक था। बहुत ज्यादा। उन्हें फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सिर्फ कारखाने लगाने के लिए नहीं कहा जाता। उनका विजन देखिए। उन्होंने टाटा स्टील की नींव तो रखी, साथ ही भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc की स्थापना में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो जानते थे कि रिसर्च के बिना कोई भी राष्ट्र औद्योगिक रूप से खड़ा नहीं हो सकता। ये सच में बहुत दूरदर्शी सोच थी। इतिहास से जुड़ा हमारा अगला टॉपिक भी कुछ ऐसी ही दूरदर्शी सोच का परिणाम है। 3 मार्च 1915 को अमेरिका में नासा की स्थापना हुई थी, नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स। और ये तथ्य श्रोताओं के लिए बहुत रोचक होने वाला है। आज पूरी दुनिया नासा को जानती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यही नासा आगे चलकर 1958 में विकसित होकर नासा बनी। अच्छा, मतलब नासा का पुराना नाम या पुराना रूप नाका ही था। बिल्कुल। अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस हिस्ट्री को समझने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। प्रथम विश्व युद्ध के समय विमानन तकनीक को समझने के लिए इसे बनाया गया था। और इतिहास के पन्नों में 3 मार्च की एक और बहुत बड़ी घटना दर्ज है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 3 मार्च 1924 को तुर्की में खिलाफत प्रणाली का अंत हुआ था। जी, मुस्तफा कमाल अतातुर्क का वो ऐतिहासिक फैसला। हाँ, उन्होंने ही ये व्यवस्था समाप्त की थी। देखिए, 400 वर्ष पुरानी एक पूरी प्रणाली का अंत कर देना कोई छोटी बात नहीं थी। आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष तुर्की राष्ट्र के निर्माण में ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। विश्व इतिहास के प्रश्नों में अक्सर इस घटना के प्रभावों का विश्लेषण करने को कहा जाता है। और अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो 3 मार्च 1939 को महात्मा गांधी ने राजकोट रियासत में एक अनशन शुरू किया था। ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम एंगल है। अक्सर स्टूडेंट्स सिर्फ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुए आंदोलनों पे फोकस करते हैं, लेकिन ये तो एक देसी रियासत के खिलाफ था ना। एग्जैक्टली। ये राजकोट रियासत में प्रशासनिक सुधारों की मांग को लेकर था। गांधी जी ये स्पष्ट करना चाहते थे कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ विदेशियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि रियासतों के भीतर भी जनता को लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए। बहुत ही शानदार पॉइंट है ये। चलिए, अब हम राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय घटनाक्रम के सेगमेंट पर आते हैं। यहाँ सबसे पहले राजस्थान से एक बड़ी खबर है। राजस्थान सरकार ने सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए कुछ शहरों के नाम बदले हैं। ये नाम परिवर्तन वाले सवाल आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से नाम बदले गए?
जी मैं लिस्ट बता देती हूँ। माउंट आबू का नाम अब आबूराज होगा, कामन को कामवन कर दिया गया है और जहाजपुर का नया नाम यज्ञपुर रखा गया है। तो परीक्षा के ट्रेंड के आधार पर एस्पिरेंट्स को इन नए नामों को पुराने नामों के साथ याद रखना चाहिए। राज्यों द्वारा स्थानों के नाम परिवर्तन का विषय हाल के वर्षों में स्टेट पीसीएस और बाकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल। और राजस्थान से ही हमारी अगली खबर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से एक देशव्यापी एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत की है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ एक बड़ा अभियान है और ये भारत में महिला स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। जी, सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाली एक गंभीर समस्या है। इस कैंपेन का टारगेट 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियां हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से जुड़े ऐसे डेटा पॉइंट्स परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। और हेल्थ केयर में इस इनोवेशन के बाद अब हम तकनीकी इनोवेशन की बात करते हैं। त्रिपुरा में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है। ये नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन यानी एम के तहत शुरू हुआ है। यहाँ कीवर्ड है पहला, देश का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन। स्टार्टअप संस्कृति को सिर्फ महानगरों तक सीमित न रखकर उसे राज्य स्तर पर बढ़ावा देने का ये एक बेहतरीन मॉडल है। नवाचार या इनोवेशन के तकनीकी विकास के महत्व को इससे समझा जा सकता है। और नवाचार के साथ साथ संरक्षण भी देश में तेजी से हो रहा है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 9 नए अफ्रीकी चीते लाए गए हैं और इस बार ये चीते बोत्सवाना से लाए गए हैं। हाँ, प्रोजेक्ट चीता का एक और महत्वपूर्ण चरण। ये वाकई एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। बिल्कुल है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित करना चाहूंगा। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने किसी विलुप्त बड़े मांसाहारी जीव यानी लार्ज कार्निवोर को अंतर्महाद्वीपीय स्तर पर पुनर्स्थापित किया है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल रिलोकेशन अपने आप में इकोलॉजी का एक बहुत बड़ा विषय है। एकदम सही। और जीवन बचाने की दिशा में एक और बड़ी योजना सामने आई है, पीएम राहत योजना या PMRAH स्कीम। ये सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई है। इसकी डिटेल्स क्या हैं? इसमें मुख्य रूप से 2 बातें हैं। एक तो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा और दूसरा, इसमें गोल्डन आवर सहायता पर जोर दिया गया है। ये गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल है। दुर्घटना के तुरंत बाद का जो पहला 1 घंटा होता है उसे गोल्डन आवर कहते हैं। अगर उस दौरान मरीज को इलाज मिल जाए तो जान बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के दृष्टिकोण से इसकी परीक्षा उपयोगिता बहुत अधिक है। चलिए अब विज्ञान, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं। ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर 797 करोड़ रुपए की लागत से एक ग्रीन हाइड्रोजन जेट्टी बनाई जा रही है। ये भारत की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति यानी क्लीन एनर्जी स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही मजबूत कदम है। और ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ही हो रहा है। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन ही नहीं करना चाहता, बल्कि पारादीप पोर्ट की इस जेट्टी के जरिए हम इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिहाज से ये एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक से याद आया, यूएई ने भी तकनीक की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाया है। संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया का पहला AI आधारित सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड लॉन्च किया है। देखिए, सॉवरेन क्लाउड का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चर्चा में है। मतलब ये कि देश का डेटा देश के ही सर्वर में सुरक्षित रहेगा। जी हाँ, संप्रभुता या सॉवरेनिटी का मतलब ही यही है कि यूएई के नागरिकों का वित्तीय डेटा उनके अपने देश के अधिकार क्षेत्र में रहेगा और उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सुरक्षा परत होगी। ये नेशनल डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कदम है। और सुरक्षा की बात हो रही है तो पर्यावरण की सुरक्षा को कैसे भूल सकते हैं। पेरिस समझौते के तहत पहला क्लीन कुकिंग कार्बन क्रेडिट म्यांमार में एक क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया है। ये पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम टॉपिक है। जी, कार्बन मार्केट का कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। म्यांमार में कुशल चूल्हों के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन में जो कमी आई है, उसके बदले उन्हें ये कार्बन क्रेडिट मिला है। इसका मतलब है कि कार्बन को कम करने के प्रयासों को अब आर्थिक रूप से भी मापा जा रहा है। और अब अंतरिक्ष विज्ञान की बात करते हैं। भारत का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट है लाइगो इंडिया। अभी खबर आई है कि महाराष्ट्र के हिंगोली में लाइगो ऑब्जर्वेटरी के निर्माण का कार्य लार्सन एंड टाउब्रो यानी LNT कंपनी को मिला है। लाइगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी।
गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन में इसका उपयोग होता है। ये वही ग्रेविटेशनल वेव्स है ना जिनकी भविष्यवाणी आइंस्टीन ने की थी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंगोली में इसके बनने से भारत वैश्विक वैज्ञानिक नेटवर्क का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। विश्व स्तर पर जो भी बड़ी खगोलीय खोजें होंगी, भारतीय वैज्ञानिक अब सीधे तौर पर उनका हिस्सा होंगे। ये हमारे विज्ञान के क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है। और अब हम अपने आखिरी सेगमेंट पर पहुंच गए हैं, जहां हम नियुक्तियों और भू राजनीति की बात करेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। जी, ये नियुक्तियां सीधे ऑब्जेक्टिव सवालों में पूछी जाती हैं। पहली नियुक्ति है राजन बजाज की, जो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। दूसरी एक बहुत ही ऐतिहासिक नियुक्ति है निवेदिता दुबे, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड की पहली महिला सदस्य बन गई हैं। और तीसरी नियुक्ति है एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया की, जिन्होंने ईस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख का पदभार संभाला है। इन तीनों में विशेषकर निवेदिता दुबे जी की नियुक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एस्पिरेंट्स को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी बड़े संस्थान में जब पहली महिला सदस्य की नियुक्ति होती है तो वो परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही हाई प्रायोरिटी सवाल बन जाता है। बिल्कुल। और अंत में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और भू राजनीतिक घटनाक्रम की। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव से पश्चिम एशिया में सुरक्षा चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। देखिए, बिना किसी पक्ष का समर्थन किए अगर हम एक निष्पक्ष विश्लेषक की तरह इसका एग्जाम एंगल देखें तो ये सीधा सीधा वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स का मामला है। और उसका असर तो पूरी दुनिया पे पड़ेगा ना। स्वाभाविक है। पश्चिम एशिया ग्लोबल एनर्जी का केंद्र है, इसलिए वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा या ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तेल की कीमतें, सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में इन सभी आयामों को शामिल करना आवश्यक होता है। तो इसी के साथ हमारे 17 टॉपिक्स पूरे होते हैं। आज के इन महत्वपूर्ण और विविध विषयों, इतिहास, विज्ञान, नियुक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विस्तृत सफर में हमने बहुत कुछ जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये गहन विश्लेषण आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और अधिक मजबूत बनाएगा। और चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। आज जिन घटनाओं की चर्चा हुई, चाहे वो ऐतिहासिक संस्थान नाका का नासा में बदलना हो या आज का नया एआई आधारित सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये सब दिखाता है कि कैसे इतिहास के नवाचार ही भविष्य की नीतियां तय करते हैं। एक विचार करने वाली बात यह है कि भविष्य में जब आज की एआई सुरक्षा और कार्बन मार्केट्स इतिहास बन जाएंगे तो वे हमारी आने वाली पीढ़ियों के भूगोल और अर्थव्यवस्था को कैसे परिभाषित करेंगे। इन विषयों को सिर्फ परीक्षा के तथ्यों की तरह नहीं, बल्कि बदलते विश्व के नक्शे की तरह देखना चाहिए। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। इतिहास और भविष्य हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी विचार के साथ आज के करंट अफेयर डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले डीप डाइव में।